Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar, and today the topic of our lecture is non-metals. क्लास 8 है, साइंस सब्जेक्ट यूनिट नंबर 5 जो कि है पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है तो वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है, फिर 3 प्रोटॉन, फिर 4 प्रोटॉन। इस तरह की तरतीब के साथ हमने तमाम एटम्स को एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और आलमोस्ट हमारा जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आलमोस्ट 118 हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है 2 टाइप्स के अंदर। 2 टाइप्स वो कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं मेटल्स और दूसरी को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, मेटल्स के बारे में कंप्लीट, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। अब जो आज हमने करना है वो है नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स में था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स कहेंगे। अब नॉन मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते थे? क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से एटम के अंदर न्यूक्लियस और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुव्वत कशिश कम हो जाती थी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चले जाते थे। लेकिन इन नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है? इनका साइज़ होता है स्मॉल साइज़ की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कुव्वत कशिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि पहली बात क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। स्मॉल इन साइज़, उनका साइज़ क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल सा होता है। ठीक है, ऐसे करके। और इनकी एग्ज़ाम्पल क्या है? कार्बन, आपने सुना होगा नाम, कार्बन है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, इसका सिंबल होता है C। सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है, इसका सिंबल होता है S। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल होता है Cl। जब भी आप सिंबल लिखेंगे तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, पहला लेटर कैपिटल होगा और अगर दूसरा लेटर किसी के साथ है सिंबल में तो वो हमेशा स्मॉल होगा। अब जैसे C हमने लार्ज लिखा है तो L क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। ब्रोमीन का होता है Br, तो फर्स्ट लेटर लार्ज होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा, कैपिटल और स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये था नॉन मेटल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, स्मॉल साइज़ होता है। एग्जांपल है कार्बन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ आपके पास है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। तो अब है उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टीज़ में है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बैड कंडक्टर का मतलब है कि नाकिस कंडक्टर होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होता और इनमें से हीट भी पास नहीं हो सकती। उसकी मेन रीज़न क्या है? अभी हमने स्टार्ट के अंदर देखा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब भी किसी चीज़ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते तो आपने
आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास भी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन हरकत ही नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं करेंगे तो उनमें से करंट पास नहीं हो सकेगा। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में से करंट पास नहीं हो सकता, इस तरह कोई भी प्लास्टिक है उसमें से भी करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जैसे एक एग्जांपल है, एक है यहाँ पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक आपके पास नॉन मेटल ही है, लेकिन ये कुछ हद तक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें से करंट पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और उन एक हर एलिमेंट, क्योंकि ग्रेफाइट असल में ना कार्बन से बना हुआ होता है और हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट के केस में हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये कैसे फ्री होता है ये आप थोड़ा सा समझ लें। कार्बन ना एक्चुअल में 4 मज़ीद कार्बन आइटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कितने के साथ जुड़ा हुआ होता है? मीन के एक कार्बन मज़ीद 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ग्रेफाइट के केस में ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है। और बहुत सारे जब कार्बन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें से करंट पास हो जाता है ग्रेफाइट में से। ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और शीट्स। हमने मेटल्स के अंदर पढ़ा था मेलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी। वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आप मेटल्स को अपनी किसी भी डिज़ायरेबल शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं, वायर्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स यू कैन नॉट ड्रॉन इनटू देम वायर्स और शीट्स। आप उन्हें वायर्स और शीट्स के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। ऑल आर सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस, वो क्या होती हैं? नरम ठोस होते हैं या फिर क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो होता है बोरोमीन। बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड का मतलब है कि इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते कि आप उन्हें तोड़ ना सकें, आप उन्हें तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगाकर। और गैसेस, कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन ये भी गैस है, फ्लोरीन ये भी गैस है आपके पास, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब आगे है डायमंड। डायमंड भी एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन से बना हुआ होता है। इसके अंदर कार्बन 4 मज़ीद कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर कार्बन मज़ीद, अब ये कार्बन यहाँ पर, हर कार्बन मज़ीद 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है। हार्डेस्ट मैटर इन द यूनिवर्स, इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सख्त चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमंड। ठीक है, ये है इनकी प्रॉपर्टीज़ चंद एक। डेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और शीट्स, ऑल आर सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट बोरोमीन विच इज़ लिक्विड, डायमंड विच इज़ हार्डेस्ट मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसके यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहला यूज़ है नॉन मेटल्स का, ग्रेफाइट जो होती है जब मिक्स्ड की जाती है क्ले के साथ, मट्टी के साथ, जब ग्रेफाइट को मिक्स किया जाता है एंड यूज्ड इन लेड पेंसिल, ये कच्ची पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होते हैं ग्रेफाइट। जब इसे मट्टी के साथ मिलाया जाता है तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? लेड पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है, कच्ची पेंसिल में इस्तेमाल होता है, सिक्का जो इसका बनाया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी डायमंड यूज्ड टू कट ग्लास। डायमंड शीशे वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए शीशे को काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। शाइनी मैटर है, चमकदार होती है। यूज्ड इन ज्वेलरी, जेवरात में भी इस्तेमाल होती है डायमंड। हीरा इसे कहते हैं आप उर्दू के अंदर। ठीक है, हीरा। अब पहली प्रॉपर्टी क्या, पहला यूज़ क्या था? ग्रेफाइट व्हेन मिक्स्ड विद क्ले, जब ग्रेफाइट को मट्टी के साथ मिक्स किया जाता है, इट इज़ यूज इन लेड पेंसिल, ये लेड पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है। डायमंड इट इज़ यूज टू कट ग्लास, ये ग्लास शीशे को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। शाइनी मैटर, चमकदार सतह होती है इसकी। यूज्ड इन ज्वेलरी, जेवरात वगैरह बनाने में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी है फास्फोरस। फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है विच इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। मैच, ये आपका क्रिकेट मैच नहीं है बल्कि यहाँ पर माचिस वगैरह जो होती है
ये माचिस बनाने के अंदर ये फास्फोरस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं। जब दोनों गैसेज को आपस में मिला के जलाया जाता है तो हाइड्रोजन और गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिलती है तो ये हॉट फ्लेम, बहुत ही गर्म एक शोला निकालती है, आग का शोला। और उस आग के शोले से क्या होता है, यूज़ फॉर वेल्डिंग मेटल्स। मेटल्स जो होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती हैं आपस में। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। H2 प्लस O2 को जब मिलाया जाता है तो जब ये मिलता है आपस में तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है, एक शोला सा बनता है। इस शोले की गर्मी, इसकी तपश इतनी ज़्यादा होती है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल्स जो टूटी हुई होती हैं उन मेटल्स को आपस में जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फ्लेम को। अब इसके बाद आता है वनस्पति ऑयल। कोई भी जो ऑयल वगैरह आप घरों के अंदर यूज़ करते हैं खाना वगैरह बनाने के अंदर, उस ऑयल से, क्योंकि ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म में होता है, ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। इस लिक्विड फॉर्म के ऑयल के अंदर जब हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है, H2 दो हाइड्रोजन के एटम हैं, जब इसको मिक्स किया जाता है तो इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ के साथ आप हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और जब हाइड्रोजिनेशन की जाती है वनस्पति ऑयल की तो हमारे पास क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर और घी होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर। ऑयल को घी के अंदर तब्दील करने के लिए नॉन मेटल हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम अपने सांस के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मरीज़ों के लिए, उनको ऑक्सीजन की फराहमी के लिए, उनको हवा, उनको सांस लेने में मदद देने के लिए सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, जिन सिलेंडर के अंदर गैस फिल होती है ऑक्सीजन, और वो इसी को डायरेक्ट क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका हाइड्रोजन H2 एंड नाइट्रोजन N2 यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, ये चंद एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वो आप ऐसे कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं जो किसी भी फसल की, जो क्या होता है, किसी भी फसल की, किसी भी खेत की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। उन फर्टिलाइज़र में एक फर्टिलाइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरिया, जिसे हम कहते हैं। ये यूरिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक ये तो मेटल्स में आते हैं, बट ये जो सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये यूज़ होती हैं फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नॉन मेटल्स का। उसके बारे में स्टार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। स्मॉल साइज़ होता है। उसके बाद एग्जांपल थी कार्बन का, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सट्रा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में था कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। इनको आप वायर्स या शीट्स के अंदर तब्दील नहीं कर सकते थे। और ग्रेफाइट क्या होती है, वो करंट पास उसमें से हो जाता है, डायमंड में से करंट पास नहीं होता। डायमंड बहुत ही हार्ड मैटर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके यूजेस देखे हैं। हाइड्रोजन को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए। फास्फोरस को हम इस्तेमाल करते हैं माचिस की इंडस्ट्री के अंदर।
ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर के अंदर पेशेंट्स को देने के लिए, इनहेल करवाने के लिए, सांस लेने से मदद देते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का यहाँ पे आज एंड हुआ। आई होप सो ये टॉपिक भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।